हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 2-3 दिनों में ही यानी कि 7 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 9 मार्च को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है ना बच्चों, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हो, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के 7 और 9 तारीख के पेपर के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, फाइनली आपकी डिमांड की बेसिस पे सैंपल पेपर की नई सीरीज आपके संस्कृत के लिए आज से स्टार्ट हो गई है बच्चों। ठीक है, और इस सीरीज में ना हम आपको संस्कृत के कम से कम 8 से लेकर के 10, क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ 8 से लेकर के 10 सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों संस्कृत के, और वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ में। डोंट वरी, आपको हम पीवाईक्यू भी करवाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना, बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। बस करना क्या है, आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना हम अपने पहले पेपर है यानी कि पहली वीडियो है हमारी, तो पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका और 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर देखो जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे सारे प्रश्न आपको करने हैं। उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखना है, जो भी आपके प्रश्न होंगे। प्रश्नों का उत्तर आपको एक क्रम के अनुसार और खंड के अनुसार लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। और साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। अब आता है बच्चों प्रश्न पत्र का स्वरूप, यानी कि प्रश्न पत्र में टोटल आपके 4 खंड होंगे। चतवार खंड बोला है ना, 4 खंड, जिसमें से खंड का जो है बच्चों ये आपका आपठित अबोधनम होगा 8 नंबर का, यानी कि इसमें ना एक ही आपका क्वेश्चन होगा गद्यांश वाला, जैसे हिंदी इंग्लिश में होता है वैसे ही। खंड का रहेगा आपका रचनात्मक कार्यम का, जिसमें आपकी रचना वाले 2 क्वेश्चन होंगे, ये 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर आएगा खंड नंबर का अनुप्रयुक्त व्याकरण, जी हाँ बच्चों 18 नंबर का। और ये पूरा का पूरा जो व्याकरण है ना बच्चों, और ये जो रचनात्मक लेखन है, आप में बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से इवन एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक एक लाइन को आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, चाहे आप देखो संस्कृत में पेपर है ना आपका, तो संस्कृत के साथ साथ आपको मैं वही चीज हिंदी मीडियम में भी समझाता हुआ चलूंगा, ताकि जिसकी संस्कृत वीक हो वो बच्चा भी आसानी से समझ ले, है ना। इसके अलावा फिर हमारा खंड घा बचेगा बच्चों, पठित अवबोधनम का 22 नंबर का। तो आपका जो खंड घा रहेगा ना, इसके लिए मैं अलग से आधे घंटे की वीडियो बना दूंगा, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, तो पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी देख लेना। बस एक ही चीज कहूंगा बच्चों, हम आपको जो भी कम से कम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 8 से 10 आपको हम सैंपल पेपर करवाएंगे, है ना संस्कृत के, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप सर्च भी कर लेना। ठीक है, और हाँ अभी जैसे हम आपको 8वीं पढ़ा रहे हैं ना, 8वीं के बाद चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसी चैनल पे पढ़ाएंगे, जस्मार्ट नॉलेज पे। ठीक है ना, तो चिंता मत करो, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं आगे भी, है ना। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को। बच्चों तैयार हो आप लोग, तो चलो शुरुआत करेंगे आज के पेपर 1 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का हमारा जो सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का आपठित बोधनम 8 नंबर का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब खंड का जो है ना, इसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है, और जो कि क्या है बच्चों कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत, यानी कि आपको ना इस तरीके से एक पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर इससे संबंधित आपको एक पद में उत्तर देने हैं 3 प्रश्नों के, पूर्ण वाक्य में किसी एक का उत्तर देना है, और निर्देश के अनुसार आपको 3 एमसीक्यू दिए जाएंगे, किसी 2 के आंसर करने हैं, और फिर आपको जो है ना इसका एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पढ़ के समझाऊंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना बच्चों एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना होगा बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, सर्वः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, वृक्ष हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं,
परंतु आधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्प जायते, यानी कि आज वर्तमान समय में वृक्षों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। ऐसा स्थिति ही चिंतनीय अस्ति, यानी कि ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। पर्यावरण क्षरणाय हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें हरे भरे वृक्षों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मानव वृक्षयो अन्योन्यश्रयः संबंधः अस्ति, मनुष्य और वृक्षों का आपस में संबंध है। वृक्षाणाम जीवनम एव अस्माकं जीवनम, वृक्षों से ही हमारा जीवन है। मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीयः, यानी कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए हमें भी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अतएव इसलिए कहा गया है, अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है, वृक्षो रक्षति रक्षता, जैसे होता ना कि धर्मो रक्षति रक्षता, है ना, तो वैसे ही वृक्षो रक्षति रक्षता इत्यादि, यानी जी जो वृक्षों की रक्षा करता है वह स्वयं ही सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखना चाहें बच्चों, तो ये रहा देखो बच्चों आपका हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसको भी संस्कृत थोड़ी सी लाइन टू लाइन समझ में दिक्कत हुई ना, वो यहाँ से देख सकता है। ओके बच्चों, चलो अब देखेंगे इसके प्रश्नों को। अब प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाले में क्या है कि एक पद में उत्तर देने हैं आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के। ये हमारे 4 प्रश्न है ना, इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों, और एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं। फिर सेकंड वाले में आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं किसी एक के, यानी कि 2 क्वेश्चन है ना, इसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है, और ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे तो यह कि आपको ना निर्देश के अनुसार यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने किन्हीं 2 के, जैसे कि इसमें देखेंगे तो आपको विशेषण पद छांटना है, इसमें देखेंगे तो आपको पर्याय पद छांटना है, इसमें देखेंगे तो आपको क्रियापद छांटना है, और चौथे वाले में आपको संस्कृत में शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो चलो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों। देखो, एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम, ठीक है, त्रयम बेसिकली। तो देखो क्या है पहला प्रश्न बच्चों, के अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, यानी कि कौन हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हमारी पहली ही लाइन में है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि तरवः अस्माकं जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, कौन, तरवः। अब तरवः का क्या मतलब होता है बच्चों कि वृक्ष, यानी कि तरवः हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखो, अधुना केशाम संख्या न्यूना जायते, यानी कि आज वर्तमान में किसकी संख्या कम हो रही है बच्चों। तो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था किसकी संख्या हो रही है, जो अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्प जायते, किसकी, वृक्षों की। तो क्या बोलेंगे, वृक्षाणाम, यानी कि वर्तमान में वृक्षों यानी कि वृक्षाणाम की संख्या घट रही है बच्चों। ठीक है, फिर कहा रक्षति रक्षता, यानी कि कौन सुरक्षित होकर रक्षा करता है ना। तो अभी अभी हमने सबसे लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी, वृक्षो रक्षति रक्षता, है ना। तो क्या मतलब होगा बच्चों, वृक्ष, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्ष, वृक्ष जो होते हैं वो सुरक्षित होकर रक्षा करता है। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पर्यावरण क्षरणाय, ठीक है, पर्यावरण क्षरणाय केशाम महती आवश्यकता वर्तते, यानी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें किसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों। अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि ये देखो हरित वृक्षाणाम, यानी कि हरे हरे जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, हमें इनकी जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो हमारा उत्तर हो गया, मतलब पर्यावरण की रक्षा के लिए हरे भरे वृक्षों की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो एक पद वाले हमारे चारों प्रश्न हो गए। देखो एग्जाम में ना आपको 3 ही करने हैं, मैं तो आपको चारों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करवानी है आपकी। ओके बच्चों, चलो आगे देखेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को। तो दूसरे में है पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है किसी एक का 2 नंबर में। क्या है बच्चों, कयो अन्योन्यश्रः संबंध अस्ति, किनका परस्पर आश्रित संबंध है बच्चों। तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों, ये देखो मानव वृक्षयो अन्योन्य संबंध अस्ति, किस किस का आपस में संबंध है बच्चों, मानव का और वृक्ष का। ठीक है, मनुष्य और वृक्ष जो है इनका आपसी निर्भर संबंध है। ओके, चलो इसका दूसरा वाला,
कस्या रक्षणार्थ वृक्षणाम रक्षा अस्माभिः करणीया, यानी कि किसकी रक्षा करने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो किसके लिए बच्चों, अभी अभी हमने देखा था बच्चों, देखो मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थ वृक्षणाम रक्षा अस्माभिः करणीय, हमें मानव सभ्यता की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, मानव संस्कृतायाः रक्षणार्थ वृक्षणाम रक्षा अस्माभिः करणीय, हमें मानव सभ्यता की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे प्रश्न। अब इससे आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ये तीसरे वाले हैं जिसमें निर्देश के अनुसार में प्रश्नों के उत्तर देने थे, है ना। तो चलिए इनके भी उत्तर देते हैं आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे तीसरा वाला है, आपको ना किन्हीं दो के आंसर देने, एक एक नंबर के आपके ये प्रश्न है। जैसे कि पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति, यह स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, तो इसमें बच्चों जो विशेषण पद है इस सेंटेंस में वो क्या है। ठीक है, तो देखो ऐसा स्थिति चिंतनीय स्थिति, तो बच्चों चिंतनीय यानी कि चिंताजनक होना, ये शब्द जो है वो विशेषण को दर्शाता है, ये इसकी विशेषता है। स्थिति तो कैसी भी हो सकती है, चिंताजनक है, हंसी वाली है, दुखी वाली है, क्रोध वाली है, तो वो चीज जो होती है ना, जैसे यहाँ पे चिंतनीय है तो ये विशेषण है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखो, अति न्यूना इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, यानी कि जो अति न्यूना शब्द है बच्चों, इस शब्द में गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अति न्यूना, इसका पर्यायवाची है बच्चों अतीव। ठीक है, देखो अतीव शब्द अति न्यूना का पर्यायवाची होता है ना। कौन सा इसका समानार्थी है पर्यायवाची, ये कह सकते हो, तो ये इसका समानार्थी होता है, पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 3, सर्वः अस्माकं जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, वृक्ष हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। इसमें क्रियापद क्या है बच्चों। ठीक है, इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है बच्चों कुर्वन्ति, क्योंकि वो बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, पकाते हैं, जाते हैं, तो इसमें जो क्रिया है ना जो हो रही है, बनाना यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कुकिंग, लेकिन यहाँ पे है मेकिंग। सुखमय जीवन बनाते हैं ना तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, इस तरीके से। तो कुर्वन्ति जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसमें हमारा आखिरी प्रश्न है कि आपको ना इस अनुच्छेद के लिए एक शीर्षक लिखना है संस्कृत में। तो शीर्षक होगा बच्चों वृक्षाणाम महत्वम, यानी कि वृक्षों का महत्व इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा बच्चों। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न भी पूरा हो गया और पहला आपका खंड भी पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, तैयार हो अपने अगले खंड को शुरू करने के लिए। हाँ जी सर, अगला खंड करेंगे। चलो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का हमारा खंड नंबर खा यानी कि रचनात्मक लेखनम 12 नंबर का रहेगा, ये यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन है इसमें, तो इसको भी ध्यान से देख लो। तो प्रश्न 2 है कि आपको ना एक चित्र दिया जा रहा है, चित्र। ठीक है, और उसके लिए मंजूषा दी जा रही है, ये मंजूषा है आपकी। पहले देखो चित्र दिया जाएगा आपको। ठीक है, देख सकते हैं ये एक चित्र है क्लास का, जैसे आपकी क्लास होती है ना वैसे ही ये भी एक क्लास का चित्र है। अब इसी चित्र के लिए मंजूषा दी गई है, इसका उपयोग करते हुए आपको 4 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। कितने बच्चों, 4 वाक्यों को संस्कृत में लिखना है इन सभी शब्दों का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो देखो चित्र जब आपको दिया जाए ना तो पहले देखो कि उसमें है क्या। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ चीजें नोटिस करवाता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, ठीक है, दरवाजा बंद या खुला जैसा है ना, एक घड़ी है इसमें, और यहाँ पे कुछ बेल है, लताएं दिख रही हैं। ठीक है, बहुत सारी मेजें हमें दिख रही हैं और कुछ जो है ना बैग दिख रहे हैं, कुछ पेंसिल दिख रही हैं, किसी पे किताब रखी हुई है, यहाँ पे भी किताब रखी हुई है। तो हम ना इन्हीं चीज़ों को ना आइडेंटिफाई करके इन्हीं के आंसर बनाएंगे। तो चलो इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। देखो हाँ, इस तरीके से मैंने सबसे पहला बनाया अस्माकं कक्षार्य सुव्यवस्थितम अस्ति, हमारी कक्षा सुव्यवस्थित है। इस चित्र में देखेंगे ना तो एकदम व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें रखी हुई हैं। ओके, कक्षायाम बहवा आसीनदकः सन्ति, कक्षा में देखो बहुत सारी कुर्सियां हैं, है ना, देखा भी मैंने बताया था ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी कुर्सियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं, है ना बच्चों। फिर अध्यापकः छात्रेभ्य पाठ्यम शिक्षाति, अध्यापक जो है वो यहाँ पर इस क्लास में छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं,
पाठ पढ़ाते हैं। भित्तो एका घंटीक अस्ति, यानी कि दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है। तो देखो मैंने यहाँ से बना दिया, ये देखो है ना, दीवार पे घड़ी लगी हुई है। ओके, तो बस आपको ना सिर्फ 4 ही सेंटेंस बनाने, केवल 4, लेकिन आपको मैं 10 सेंटेंस बताऊंगा ताकि आपको जो याद रह जाए आप उसको लिख देना, ठीक है। जैसे कि कक्षायाम पुस्तकानि अलमार्या स्थापितानि सन्ति, कक्षा में पुस्तकें अलमारी में रखी गई हैं। जैसे कि देखो ये अलमारी है ना, ये वाली हमारी, इसमें देखो पुस्तकें रखी हुई हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक ग्लोब का मैप भी रखा हुआ है। ओके बच्चों, और भी देख सकते हैं, कक्षायाम द्वाराम उद्घटी अस्ति, हरिपत्र भित्तो स्थापिता अस्ति, दीवार पे एक हरा बोर्ड लगा हुआ है। ये सबसे पहले लिखना चाहिए था, है ना। मम इस्यूतकम आसिंदिकाया ऊपरी अस्ति, मेरा जो बैग है ना वो कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। ये देखो हरा बोर्ड है, ये देखो मेरा बैग कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है ना, इस तरीके से। और भी हैं, जैसे कि छात्रा एकस्मिन आसंदे उपविशन्ति, छात्र कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। लता अपि कक्षाम शोभा वर्धयति, लता जो इतने वेल ये कक्षा की शोभा को बढ़ा रही है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, समझा दिया मैंने अच्छे तरीके से। चलो अब आता है हमारा, अब देखो इसमें ना एक अथवा भी दिया गया कि अगर आपको चित्र को देख के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मम परिचय इति विषयम अधिकृत चत्वार वाक्यानि लिखत, आपको ना कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मम परिचय हो गया, मम स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी टॉपिक, उस पर आपको ना 4 वाक्य लिखने होंगे, सिर्फ 4 वाक्य। तो देखो मैंने यहाँ पे कितने वाक्य लिख दिए, 10 वाक्य लिखे मैंने। जैसे कि मम नामः नंदलालः अस्ति, मेरा नाम नंदलाल है। अहम छात्र छात्रः अस्मि, मैं एक छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ। अहम दशम कक्षायाम पठामि, आप लिख सकते हैं अहम अष्टम कक्षायाम पठामि, है ना, उसके मतलब मैं 10वीं कक्षा में या 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मम पितु नाम डैश अस्ति, आपके पिता का जो नाम है वो लिख दीजिए। मम माता नाम डैश गृह कार्य करोति, मम माता, मेरी माता जो है वो घर में कार्य करती है, माता का नाम लिख देंगे, ठीक है। मम प्रिय रंगः नीला अस्ति, मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। अहम संस्कृत पठितु रुचेते, मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत पसंद है ना। फिर मम गृहम नगरस्य मध्य स्थित, मेरा घर शहर के बीच में है। मम प्रियम खेलम क्रिकेट अस्ति, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। भविष्य अहम चिकित्सक अध्यापक इति भवितुम इच्छामि, भविष्य में मैं डॉक्टर अध्यापक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। तो ऐसे ही करके आपको, देखो मैं तो 10 बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, आपको 4 ही बनाने हैं, केवल और केवल 4 वाक्य, ठीक है। मैं तो आपको 10 बता रहा हूँ, ओके बच्चों, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, हमें ना मिलान करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, मिलान करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अहम कंदुकेन गच्छान्ति, ठीक है। तो इनका ये जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। कोई कहीं पे कोई कहीं पे, तो अहम के लिए इसमें से कौन सा शब्द होगा, फिर उसके बाद इसमें तीसरा कौन सा शब्द होगा, क्रिया कौन सी होगी, है ना। पहले ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये रहेगा बच्चों की क्रिया क्या है, ठीक है, वर्ब क्या आएगी वो वाली। तो चलो बच्चों इसके पद को भी मिलान कर ही देते हैं अच्छे तरीके से। देखो पद क्या मिलान इस तरीके से होगा, सबसे पहला अहम कंदुकेन क्रीडामी, यानी कि मैं गेंद से खेलता हूं, ठीक है। तो देखो पहले के लिए अहम कंदुकेन, यहां से ये, और क्रीडामी, इस तरीके से, है ना। मिलान नहीं करना है आपको, आपको वाक्य बनाना है, ऐसे वाक्य लिखना है आपके आंसर शीट में, ठीक है, ऐसे वाक्य लिखना है आपको। फिर है ते पुस्तक पठसी, यानी कि तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो। तुम विद्यालयम गच्छासि, तुम विद्यालय जाते हो। फिर वयम फलानी खदामः, हम फल खाते हैं, है ना। इस तरीके से देखो मैंने वाक्य बना दिए हैं, और हिंदी अनुवाद भी लिख दिया। आपको हिंदी अनुवाद नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये वाक्य लिखने हैं, ठीक है, जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा देखो ये वाला प्रश्न भी पूरा हो गया, और इस तरीके से पिछले तकरीबन मान लो 17-18 मिनट में हमने 2 खंड अपने पूरे कर लिए, ठीक है। अब शुरू करेंगे बच्चों खंड नंबर गा की, ठीक है। मैं यहाँ पे भी निकाल लेता हूँ अच्छे तरीके से, खंड नंबर गा, ओके। और खंड गा रहेगा बच्चों अनुप्रयुक्त व्याकरण का 18 नंबर का। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो रहेगा प्रश्न नंबर 4,
अधोलिखित पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कृत्वा लिखत केवल प्रश्नतयम 3 नंबर के। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, इसमें ना या तो आपको संधि बनानी होगी, ठीक है, या तो संधि का विच्छेद करना होगा और आपको आंसर लिखना है। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाला शब्द है वंश उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अपव्यते अस्ति, यानी कि वंश की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हुई। यहाँ पे बच्चों ये जो है ना आपका वंश उद्योग, ठीक है, वंश उद्योग, इसके लिए कौन सा संधि विच्छेद आएगा, कौन सा संधि विच्छेद इसके लिए सही बैठेगा वो हमें बताना है। ओके, तो चलो आपको मैं इसका उत्तर बताता हूं। देखो उत्तर होगा यहाँ पे वंश प्लस में उद्योग, यानी कि हमारा जो गा वाला प्रश्न है ये रहा, वंश प्लस में उद्योग, ये हमारा सही इसका संधि विच्छेद होगा। अब कैसे होगा बच्चों, तो देखो वंश उद्योग शब्द में वंश और उद्योग इन शब्दों की संधि हुई है। अब इसमें है भाई विसर्ग संधि, जिसमें जो हा है बच्चों, हा ये जब संधि में जुड़ेगा तो ये ओ बन जाएगा, तो वंश उद्योग है ना, इस तरीके से तो ये क्या हो जाता है, वंशोद्योग हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा गा वाला ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न, अनंतरम तालपत्र प्लस ऊपरी लेखन कार्यम आरब्धम, यानी कि ताड़पत्र के ऊपर लेखन कार्य बाद में आरंभ किया गया। तो बच्चों तालपत्र प्लस ऊपरी, इसके लिए कौन सा संधि पद आएगा इसमें, ठीक है, कौन सा संधि पद आएगा बच्चों, जल्दी से सारे बच्चे एक बार देखेंगे कौन सा आएगा संधि पद इसके लिए। ओके, यहां पे देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ दी जो है, ध्यान से देखो यहां पे आएगा का वाला, ठीक है। आप कहोगे सर जी का और गा में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर है, इसमें है छोटे ओ की मात्रा, इसमें बड़े ओ की मात्रा, है ना, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले भी आ जाएंगे। दैट्स वाई बड़े ध्यान से समझा करो पेपर को जब मैं आपसे बोला करूं। तो हमारा का वाला आएगा। अब कैसे आएगा का वाला, तो इसको भी समझो। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे कि अनंतर तालपत्र प्लस ऊपरी लेखनम आरवधम, ठीक है, तो हमारा ये वाला आएगा। कैसे आएगा बच्चों, देखो तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि में शब्द तालपत्र और ऊपरी इन शब्दों की संधि हुई है। यह स्वर संधि का उदाहरण है जिसमें आ और उ मिलकर छोटा ओ बना देते हैं, ठीक है, आ और ओ मिलकर छोटा ओ बना देते हैं, इसीलिए तालपत्रोपरि सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा इसका का वाला हो गया। चलो अगला देखो बच्चों, तीसरा वाला, तीसरे में है धन्या मरुहा ईशाम विमुख यंती न प्लस अर्थिन, यानी कि वे वृक्ष धन्य हैं जो याचकों को निराश नहीं करते हैं। यहाँ पे ना अर्थिना, इसके लिए कौन सा संधि पद हम चुनेंगे बच्चों, ठीक है, कौन सा संधि पद चुनेंगे, तो इसमें देखो ये आएगा नाथिना, कौन सा, खा वाला। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, इसको तो आप भी समझ जाएंगे कि छोटा ना है और इधर आ है तो ये बड़ा ना बन जाएगा मिलके, है ना, तो बस वही हो जाएगा। नाथिन शब्द में ना और अर्थिन शब्दों की संधि हुई है, इसमें नकार संधि का प्रयोग है जिसमें ना प्लस अर्थिन नाथिना बन गया, ठीक है, तो इस तरीके से खा वाला सही है। फिर आता है बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न, चौथा है बेसिकली, यदहाम बाह्यतः आगमिष्यामि तदा त्वम माम आकृष्यासि, यानी कि बच्चों कि जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो तुम मुझे तैयार कर दोगे, है ना, तो इसमें जो यदहाम शब्द है, यदहाम, इसके लिए कौन सा संधि विच्छेद आएगा बच्चों, यद प्लस अहम, यदा प्लस हम, या फिर यदा प्लस अहम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यदा प्लस में अहम दो चीजें हैं यहाँ पे, है ना, यदा प्लस में दो चीजें हैं। तो बच्चों चौथे के लिए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखते हैं एक बार। चौथे के लिए ये रहा, देखो यदा प्लस में अहम, गा वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदा और अहम शब्दों की संधि हुई है और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है जिसमें आ प्लस आ बन के क्या बन जाता है, आ में परिवर्तित हो गया, तो यदा अहम हो गया, जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम मुझे तैयार करोगे, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है खंड गा का वो पूरा हो चुका है और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों, है ना। हाँ जी सर। चलो अब देखेंगे अपना प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न 5 है हमारा, प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य व लिखत, यानी कि देखो
आपको ना 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से 3 करने किस मामले में, प्रत्ययों के मामले में। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में प्रत्यय वगैरह उपसर्ग किए हैं ना, वैसे ही संस्कृत में भी आपके प्रत्यय और उपसर्ग है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के लिए गंतुम, इसका जो हम प्रत्यय तोड़ के लिखेंगे तो निकलेगा गम प्रत्यय, नहीं गम शब्द निकलेगा, और तुमुन जो है ये प्रत्यय निकलेगा, क्योंकि प्रत्यय शब्द के आखिर में लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कि गत्वा है बच्चों, तो गत्वा में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, और इन दोनों को शब्दों को मिला के कौन सा प्रत्यय वाला शब्द बनेगा, इसके लिए क्या इसमें मूल शब्द होगा, क्या प्रत्यय होगा, इसके लिए मूल शब्द क्या बनेगा, इस तरीके से हमें बनाना है ना। तो एक एक करके हम सबको बनाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या था बच्चों, गत्वा, तो गत्वा के लिए गम प्लस में त्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गम प्लस में त्वा। देखो अब ध्यान से सुनो, गत्वा शब्द में गम धातु और त्वा प्रत्यय की संधि हुई है, इसीलिए बच्चों क्या कहा जाता है कि जो किसी क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं गत्वा। जैसे कि सह ग्रामम गत्वा खादति, वह गांव जाकर खाता है, इस तरीके से, है ना। तो गत्वा हो जाएगा गम प्लस में त्वा। फिर है बच्चों चल प्लस में तुमुन, चल प्लस में तुमुन, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, चलितुम हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द में चल धातु है, तुमुन हमारा प्रत्यय है, तो ये तुत नंत धातु है, जिसका अर्थ है चलने के लिए या चलने हेतु। जैसे कि यहाँ पे है कि उदाहरण सह चलितुम इच्छामि, वह चलने की इच्छा करता है, इस तरीके से। ओके बच्चों, अब देखो हमारा तीसरा वाला पातुम, पातुम के लिए क्या बनेगा, इसका जो प्रत्यय वाला शब्द है पा प्लस में तुमुन, क्या बनेगा, पा प्लस में तुमुन। पा धातु पीने के लिए और तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे जैसे कि बालकः क्षीरम पातुम इच्छाति, बालक जो है वो दूध पीना चाहता है ना, तो इसलिए हो जाएगा। अब जैसे हमारा शब्द है क्रीड प्लस में कत्वा, है ना, तो इसका प्रत्यय शब्द मिला के क्या बनेगा, क्रीडित्वा, क्या बनेगा, क्रीडित्वा। क्यों बनेगा बच्चों, तो ये भी सुनो, देखो क्रीड धातु और कत्वा प्रत्यय की संधि हुई है, इसका मतलब होता है किसी क्रिया के पूर्ण होने का बोध करवाना कि कोई क्रिया पूरी हो गई है। जैसे कि बालका क्रीडित्वा पाठशालाम गच्छति, बालक खेलकर पाठशाला जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो 5वां वाला प्रश्न है वो भी यहां पे पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे बच्चों, इसमें क्या है, हमें मंजूषा दी गई है, इसके हिसाब से हमें एक सही अप जो शब्द है, ठीक है, अपव्यय शब्द, उसे इस रिक्त स्थान में भरना है, 4 में से किन्हीं 3 का। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ कुछ का तो आपको ही पता होगा कि सत्यमेव जयते, परिश्रम बिना ना लक्ष्य प्राप्ति है, राम लक्ष्मण एव भ्रातरो आस्मातम, जीवनम व्यर्थम चाकरो, है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो इसका ना आपको मैं बहुत अच्छे से आंसर लिख के बताता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। देखो बच्चों, सत्यम डैश जयते, तो इसमें हमारा जो शब्द आएगा वो आएगा एव, क्योंकि सत्यमेव जयते ये उपयुक्त उत्तर है। संस्कृत में सत्य ही विजयी होता है, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए एव का प्रयोग किया गया है। परिश्रम डैश ना लक्ष्य प्राप्ति, तो क्या बनेगा, विना आएगा शब्द। कैसे, यहां पर परिश्रम बिना ना लक्ष्य प्राप्ति उपयुक्त उत्तर है। संस्कृत में परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विना का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न है बच्चों, रामः लक्ष्मण डैश भ्रातरो आस्थम, तो 4 शब्द आएगा, यानी कि रामः लक्ष्मणः च भ्रातरो आस्थम, यानी कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए 4 शब्द का उपयोग होगा। तो सबसे आखिर में बच्चों, जीवनम व्यर्थ डैश कुरु, उत्तर मां, अर्थात जीवन व्यर्थ मां करो, अर्थात जीवन को व्यर्थ मत करो। ठीक है, तो मत करो, इसके लिए मां शब्द का उपयोग आया है बच्चों। ओके, तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिख देंगे और मेरे हिसाब से आपको आंसर समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब आता है बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझें। ठीक है, देखो प्रश्न 7 है यहाँ पे, उचित उपपद विभक्ति पद यहाँ पे आपको लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, क्या है, उचित उपपद आपको चुनना है, किसके लिए,
विभक्ति पद के लिए कौन सी विभक्ति यहाँ पे उपयोग की जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोई 3 आपको करने चारों में से, जैसे कि डैश पारितः वृक्षः सन्ति, यानी कि विद्यालय। तो हम ना इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, विद्यालय विद्यालय परितः वृक्षः सन्ति, यानी कि बच्चों क्या कहा गया है इस शब्द में कि विद्यालय विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है ना ये वाला, इसमें विद्यालय की जगह कौन सी एक सही विभक्ति आएगी वो हमें यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों सही वाली, वो आएगी आपकी विद्यालस्य। अब ये क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि ना ये हमारी षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक का उपयोग हुआ है, इसलिए। एक काम करता हूं, आपको आंसर दिखाता हुआ चलता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। देखो पहला प्रश्न क्या है, परितः वृक्षा सन्ति विद्यालय। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, विद्यालस्य परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखो संस्कृत में परितः के लिए षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का उपयोग होता है, इसीलिए विद्यालय की षष्ठी विभक्ति है विद्यालस्य। ये सही उत्तर है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमारा जो है ना ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा है अहम मित्र सह विद्यालयम गमिष्यामि, यानी कि मैं और मेरे मित्र एक साथ विद्यालय जाते हैं, या फिर मैं और मेरा मित्र एक साथ विद्यालय जाऊंगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे मित्र के लिए कौन सी विभक्ति उपयोग होगी बच्चों, तो देखेंगे अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि, यानी कि मैं अपने मित्र के साथ में विद्यालय जाऊंगा। अब कैसे, जब सह शब्द का उपयोग संस्कृत में किया जाता है तो इसके लिए तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक का प्रयोग होता है, इसलिए मित्रेण जो शब्द है बच्चों ये एकदम सही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही था। आप देखेंगे यहाँ पे है हमारा तीसरा वाला प्रश्न, तो यहाँ पे मित्रेण जो है ना ये सही हो जाएगा। डैश नमः देव, यानी कि देव नमः। ठीक है, देव नमः, देव को नमस्कार। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन सी विभक्ति का, देवाय। कौन सी, देवाय। अब ये कैसे उपयोग की भाई मैंने, तो देखो डैश नमः यानी कि देवाय नमः, देव को नमस्कार। देखो बच्चों नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, इसीलिए देवाय शब्द हमारा एकदम सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा चौथा प्रश्न। अब चौथे वाले में क्या था बच्चों कि डैश अभिवितः नदी वहती ग्राम, यानी कि ग्राम अभित नदी वहती, गांव में जो है ना एक नदी बहती है, गांव के निकट एक नदी बहती है। तो बच्चों यहाँ पे गांव के लिए कौन सी विभक्ति का हम लोग उपयोग करेंगे वो हमें बतानी है। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति का उपयोग करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं एक बार। हाँ, सा वाली करेंगे ग्रामम। कैसे, ग्रामम अभितः नदी वहती, गांव के निकट नदी बहती है। तो संस्कृत में जब अभिता शब्द उपयोग होता है तो उसमें द्वितीय भक्ति यानी कि कर्म कारक का उपयोग होता है, इसलिए ग्रामम एक सही उत्तर है बच्चों। ओके, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। सो बच्चों देखो यहां तक हमारे कितने प्रश्न हो गए, 7 हो गए, है ना। अब जो हमारे बाकी के प्रश्न बच गए हैं, ठीक है, बाकी के प्रश्न यानी कि अभी हमारा प्रश्न नंबर 8 बचा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा अभी प्रश्न नंबर 9 बचेगा, ठीक है, जो कि आपके पठित बोधनम वाला रहेगा, है ना। एक काम करते हैं हम 8वां प्रश्न भी पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, 8वां वाला भी, फिर इसको एंड करेंगे। 8वां वाला भी पूरा समझ लेते हैं। चलो प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, ये इसमें ना 2 खंड है, एक तो का वाला है और एक है हमारा खा वाला। ठीक है, तो देखो क्या है बच्चों, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत केवल प्रश्नत्रयम्, यानी कि इन चारों में से आपको किन्हीं 3 के उत्तर करने हैं। ये देखो ये आपको ना 3-3 शब्द दिए जा रहे हैं, 3-3 शब्द, इनमें से इन खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सा शब्द आएगा किस स्थान में, चलिए आपको बताते हुए चलते हैं अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, नूनम अस्मिन डैश सह अस्तित तर्क्यामि, यानी कि निश्चय ही इस बिल में वह होगा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ना। तो बिल के लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा बच्चों, बिल शब्द के लिए कि वो बिल में होगा, तो इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा बच्चों, इसके लिए बिले शब्द उपयोग होगा। कौन सा, बिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलो इसका आंसर आपको देता हूं। देखो
यहाँ पर बिले उपयुक्त उत्तर है क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक में प्रयुक्त हुआ, जिसका अर्थ होता है बिल में। तो यहाँ पे ना हमारा बिल जो शब्द है ये एकदम सही है। तो नूनम अस्मिन बिले स अस्तिति तर्क्यामी, निश्चय ही इस बिल में वह है, ऐसा अनुमान लगाता हूं या करता हूं, है ना। तो बिले शब्द आपका सही हो जाएगा। ओके, पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सर्व कार्यम एकनेव कर्तु शक्यते। इसका मतलब है बच्चों कि सभी कार्य केवल एक यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। तो अब हमें यंत्र के लिए सही उचित शब्द को चूज करना है यंत्र के लिए। तो बच्चों यंत्र के लिए हम उपयोग करेंगे यंत्रेण। क्या उपयोग करेंगे, यंत्रेण। अब क्यों भाई, इसको क्यों करेंगे, तो देखो बच्चों यंत्रेण उपयुक्त उत्तर है क्योंकि यंत्रेण तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक है, जिसका अर्थ है यंत्र के द्वारा। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा बच्चों, यंत्रेण शब्द को उपयोग करके वाक्य बनेगा सर्वे कार्यम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। सभी कार्य केवल एक यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। चलो अब देखेंगे तीसरा वाला प्रश्न बच्चों, वृक्षः अवदत् डैश अस्माकं छायाम विरामन्ति। यानी कि बच्चों वृक्ष ने कहा मनुष्य हमारी छाया में आराम करता है। तो बच्चों मनुष्य के लिए, मानव के लिए कौन सा यहाँ पे सही शब्द उपयोग करेंगे इस सेंटेंस में। ठीक है, तो वो उपयोग करेंगे मानवः। कौन सा बच्चों, मानवः। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहां मानवा उपयुक्त उत्तर होगा क्योंकि यह प्रथम विभक्ति यानी कि बहुवचन में प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। तो शब्द क्या बनेगा, वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायाम विरामन्ति, वृक्ष ने कहा मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ये शायद ऑप्शंस गलत हो गए, यहाँ पे ना हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा वाला प्रश्न है, वयम स्व विषय ज्ञातुमिच्छाम। मतलब कि हम अपने देश के विषय में जानना चाहते हैं। तो एक देश के लिए, हम है बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देश के लिए। ठीक है, तो देश के लिए बच्चों यहाँ पे उपयोग करेंगे देशस्य, यानी कि हमारा ये वाला शब्द जो है ये सही होगा क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में प्रयुक्त हुआ, जिसका अर्थ होता है देश का। तो वयम स्व देशस्य विषयम ज्ञातुच्छामः, हम अपने देश के विषय में जानने को चाहते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा बच्चों, देशस्य। अब जो मैंने यहाँ पे ज्यादा डार्क कर रखा है ना रेड कलर से, ये आपके इनके सही उत्तर है। ठीक है, ये इसके सही उत्तर है जो आपको भरने हैं। ओके, चलो अब देखते हैं खंड नंबर इसी के खा वाले को। ठीक है, अब खा वाले में क्या है कि आपको ना उचित धातु रूप को चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, केवल प्रश्न तीनों की। ठीक है, तीन में से किसी की करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे वने शर्वे पार्श्वः मिलित्वा डैश स्म वस धातु लट लकारे। ठीक है, मतलब कि क्या है बच्चों, इसके लिए हमें ये बताना है कि यहाँ पे ना जो शब्द है वो कौन सा होगा कि वन में सभी पक्षी मिलकर निवास करते हैं। ठीक है, तो निवास करने के लिए, निवास के लिए कौन सा शब्द आएगा, रहने के लिए कौन सा तो उपयोग करेंगे बच्चों, वसंती, अवसत या फिर वसतु, कौन सा उपयोग करेंगे इसमें से। चलो इसका भी आंसर आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करके समझाता हूं, चिंता मत करो। देखो बच्चों शब्द आएगा हमारा अवसन। क्यों, क्योंकि यह वस धातु का लट लकार रूप है जो कि भूतकाल बहुवचन है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, वने सर्वे पक्षः मिलित्वा आसवन इसमें, वन में सभी पक्षी मिलकर निवास करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा बच्चों, आसवत, हमारा ये वाला सही आंसर है। ठीक है, अगला वाला देखो, अहम प्रतिदिनम प्रतराशे दुग्धम। ठीक है, तो यहाँ पे पा धातु के लिए उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष और एक वचन आपको यहाँ पे चूज करना है, उत्तम पुरुष और एक वचन। तो वो होगा बच्चों पिबामी। ठीक है, यानी कि अहम प्रतिदिनम प्रातरशे दुग्धम पिबामी, यानी कि मैं क्या नाम है, मैं प्रतिदिन नाश्ते में क्या करता हूँ, दूध पीता हूँ। ठीक है, मैं प्रतिदिन नाश्ते में दूध पीता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये शब्द क्यों उपयोग किया बच्चों, तो देखो
पिवामी एक उपयुक्त उत्तर है क्योंकि पा धातु का उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में वर्तमान काल है। अहम प्रतिदिन प्रातरक्षे दुग्धम पिवामी, मैं प्रतिदिन नाश्ते में दूध पीता हूं। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हमारे ये 2 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो, सत्यम वद धर्म डैश, चर धातु लोट लकारे, यानी कि बच्चों सत्य बोलो धर्म का पालन करो। तो पालन करने के लिए कौन सा यहां पे धातु उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उपयोग करेंगे बच्चों, वो रहेगी चर धातु, ठीक है। चर यहां पे हमारा शब्द उपयोग होगा। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, तो देखो बच्चों, चर एक उपयुक्त उत्तर है क्योंकि चर धातु का लोट लकार अर्थ अज्ञात रूप में होता है। तो इसीलिए सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा होगा बच्चों, इसके लिए देखो मैंने मार्क कर दिया है सही वाला। फिर यहां पे आता है त्वम कार्यम अक्रोह डैश, क्र धातु मध्य पुरुष एक वचने, मतलब कि तुमने कार्य किया, ठीक है, तुमने कार्य किया। तो कार्य किया, ठीक है ना, किया, इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होगा, ठीक है। तुमने कार्य किया, तो इसके लिए शब्द जो है ना बच्चों, वो यहां पे उपयोग होगा हमारा अकरोत, ठीक है। कौन सा, अक्रोत। तुम कार्यम अक्रो अक्रोत, है ना। क्यों होगा बच्चों इसका उपयोग, तो देखो अक्रोत या फिर अक्रोत कह सकते हो, ये सही उत्तर है क्योंकि क्र धातु का मध्य पुरुष एक वचन रूप भूतकाल है। तो त्वम कार्यम आकुरत, तुमने कार्य किया। इस तरीके से हमारा इसका ये आंसर है। ओके, सो फाइनली बच्चों पिछले 40 मिनट के अंदर हमारा ये टॉपिक अब पूरा हो चुका है। अब देखो बच्चों, अब जो हमारा खंड नंबर घ बच गया है ना पठित बोधनम के लिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन आपका ये है, फिर 10वां क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा, 11वां क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, फिर 12वां क्वेश्चन ऐसे होगा और 13वां ऐसे रहेगा। तो इन सभी के लिए ना देखो मैंने आंसर बना रखे, चिंता मत करो, आंसर मैंने बहुत अच्छे से सारी के सारे बना रखे हैं। आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी मैं वीडियो भी ले आऊंगा, चिंता मत करो। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं के अपने संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा सबसे पहला वाला सैंपल पेपर था बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ना इस पेपर का हमारा जो सबसे आखिरी वाला खंड बच गया है बच्चों, खंड नंबर घ, है ना, पठित अवोधनम का, जिसमें आपकी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम आपको पार्ट 2 की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, और पार्ट 2 के अलावा हम आपको जितने भी 8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे ना बच्चों, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेना, पार्ट 2 की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना मुझे बच्चों, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।